वह शादी की पार्टी में अकेली बैठी थी, जब तक कि उस अरबपति ने फुसफुसा कर नहीं कहा, दिखावा करो कि तुम मेरे साथ हो। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट्स में लिखें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आनंद लें। मुंबई के एक 5 स्टार होटल का विशाल हॉल सफेद गुलाबों और चांदी की मोमबत्तियों से सजा हुआ था। हर चीज से ऐसी भव्यता झलक रही थी जो इतनी स्पष्ट थी कि लगभग भारी लगने लगी थी। प्रिया शर्मा दीवार के पास एक गोल मेज पर अकेली बैठी थी, एक शांत भाव बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसके हाथ थोड़े पसीने से तर थे। उसकी नेवी ब्लू साड़ी उसके पतले शरीर पर फब रही थी और उसने जो काली हाई हील्स चुनी थीं, वे लाल कालीन पर उसके हर कदम को थोड़ा अजीब बना रही थीं। वह वहां अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया, दुल्हन के अलावा शायद ही किसी को जानती थी, जो उस समय अपने नए पति का हाथ थामे फोटोग्राफरों की फ्लैशलाइट्स के नीचे उज्जवल रूप से मुस्कुरा रही थी। अकेली हो? बगल की मेज से एक महिला ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। प्रिया ने संक्षिप्त भाव से सिर हिलाया। वह जानती थी कि लोग उसे देख रहे हैं। यह पहली बार नहीं था कि इस तरह की भव्य शादी की पार्टी में ऐसा हुआ हो। कानाफूसी हमेशा की तरह शुरू हो गई। वह अकेली आई है, उसका कोई साथी नहीं है, थोड़ी अजीब लग रही है ना? प्रिया ने एक आह भरी और अपनी बेचैनी को मीठी चाय के घूंट के पीछे छिपाने के लिए गिलास अपने होठों तक उठाया। आमतौर पर उसे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं होती थी, लेकिन उस रात दिखावे से भरे माहौल के दबाव में अकेलापन इतना बढ़ गया था कि लगभग असहनीय हो गया था। उसने घड़ी देखी, बस 9 बजे थे। बिना अशिष्ट दिखे जाने के लिए यह बहुत जल्दी थी। जब वह ताजी हवा के लिए उठने ही वाली थी, एक लंबा आदमी उसकी मेज के पास आया और दृढ़ता से बैठ गया, जैसे कि वह कुर्सी हमेशा से उसी की थी। उसका चेहरा सख्त था और उसकी तेज नजर ने कुछ लोगों को तुरंत मुड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रिया हैरान होकर चुप रह गई जब वह आदमी उसकी ओर झुककर गहरी आवाज में फुसफुसाया, दिखावा करो कि तुम मेरे साथ हो। प्रिया का दिल उछल पड़ा। माफ कीजिए, उसने धीरे से जवाब दिया, थोड़ा दूर हटते हुए। उस आदमी ने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि अपनी नजर कुछ मेज आगे मेहमानों के एक समूह पर टिकाए रखी। वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे बारे में भी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो चलो दिखावा करते हैं कि हम एक साथ आए हैं। प्रिया नाराजगी और मनोरंजन के बीच संक्षिप्त रूप से हंसी। तो मुझे एक अजनबी की प्रेमिका होने का नाटक करना है। तभी उसने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी आंखें ग्रे, तीव्र, ठंडी और गणनात्मक थीं, लेकिन उनमें एक छिपी हुई चमक थी जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि प्रिया उसके गले से उठने वाली चंदन की महक को सूंघ सकती थी। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मेरा विश्वास करो। इस तरह तुम उन असहज नजरों से बच सकती हो और मैं उस अरेंज मैरिज से बच सकता हूं जो मैं नहीं चाहता। हम दोनों का फायदा है। प्रिया ने झिझकते हुए अपना होंठ काटा। अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि यह आदमी सही था। कुछ नजरें पहले ही उपहास से जिज्ञासा में बदल चुकी थीं। अब वे सोचते हुए लग रहे थे, ओह, वह अकेली लड़की का वास्तव में एक साथी है। ठीक है, उसने एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम इस नाटक को कहां तक ले जाना चाहते हो? उसने अपनी भौं उठाई और अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद उसने अपनी बाह उसकी कुर्सी के सहारे पर इतने स्वाभाविक अपनेपन के साथ रखी कि कुछ मेहमानों ने खिलखिलाते हुए अपना मुंह ढक लिया। प्रिया तन गई। खतरनाक, उसने सोचा, यह आदमी अपनी भूमिका निभाने में बहुत माहिर है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। विक्रम सिंह राठौड़। यह नाम उसके लिए अनजाना नहीं था। प्रिया ने अपना थूक निगला। वह भारत के वित्तीय जगत का सबसे खूंखार युवा सीईओ था। अपनी ठंडक और अपने व्यवसाय के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध था। गंभीरता से, मैं विक्रम सिंह राठौड़ की प्रेमिका होने का नाटक कर रही हूं, उसने सोचा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उस आदमी ने शांति से उसके लिए और मीठी चाय डाली, जैसे कि वे हमेशा से एक जोड़ा थे। आराम से, उसने शांति से कहा। प्रिया शर्मा, वह बड़बड़ाई। मुझे पता है, विक्रम ने शांति से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। मुझे कीमती चेहरों के लिए अच्छी याददाश्त है। प्रिया को अपनी नजरें हटानी पड़ी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी थी या कुछ और। बाकी शाम एक तरह के मूक थिएटर में बदल गई। जब एक मेहमान उनकी मेज पर आया
तो विक्रम ने उसे एक दृढ़ आवाज और आत्मविश्वास भरी नजर के साथ बहुत खास किसी के रूप में पेश किया। प्रिया घबराई हुई होने के बावजूद उसके साथ चली और मुस्कुराई, जैसे कि सब कुछ असली था। आप एक आकर्षक जोड़ी हैं, एक मां ने व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की। प्रिया लगभग जोर से हंस पड़ी। मैं एक इंस्टेंट कॉफी की आदि आर्थिक पत्रकार इस अभिमानी व्यवसायी के साथ हाथ में हाथ डाले होनी चाहिए, लेकिन जांच भरी नजरों के नीचे यह भूमिका इतनी पीड़ादायक महसूस नहीं हुई। जब भी वह लड़खड़ाती, विक्रम एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी फुसफुसाने के लिए झुक जाता या चतुराई से स्थिति को बचाने के लिए विषय बदल देता। तुम एक महान अभिनेता हो, उसने खीर खाते हुए फुसफुसाया। किसने कहा कि मैं अभिनय कर रहा हूं? उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो हमेशा उसे निहत्था कर देती थी। प्रिया ने अपना चेहरा गर्म महसूस करते हुए नजरें हटा लीं। कमरे की रोशनी और धीमे संगीत के बीच कोई भी कसम खा सकता था कि वे एक असली जोड़ा थे। उसने थोड़ा और पिया और खुद को याद दिलाया कि यह सब सिर्फ एक नाटक था, कल सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसके दिल की गहराई में कुछ कह रहा था कि वह साधारण सी फुसफुसाहट, दिखावा करो कि तुम मेरे साथ हो, ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत को चिह्नित किया था जिसका दोनों में से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। प्रिया ने सोचा था कि छोटा सा नाटक कमरे की बत्तियां मंद होते ही और आतिशबाजी रात को रोशन करते ही समाप्त हो जाएगा। अगले दिन वह अपनी रिपोर्टिंग, आधी पी हुई कॉफी और अंतहीन वर्कशीट्स की दुनिया में वापस आ जाएगी। लेकिन जीवन शायद ही कभी चीजों को सरल योजनाओं के अनुसार चलने देता है। 3 दिन बाद जब वह थकी हुई अपने न्यूज रूम से बाहर निकली, एक चमकदार काली टोयोटा अल्फार्ड ठीक उसके सामने रुकी। खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। एक बहुत ही परिचित चेहरा प्रकट हुआ, विक्रम सिंह राठौड़। प्रिया जम गई। यह मत कहना कि तुम अखबार खरीदने आए हो, उसने अपनी हैरानी छिपाने की कोशिश करते हुए व्यंग्य किया। उसने शांत भाव से अपनी घड़ी देखी। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो मुझे तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। यह एक राजनीतिक साक्षात्कार जैसा लगता है, उसने मजाक किया, लेकिन फिर भी दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। शानदार इंटीरियर शहर में बहुत चलने के कारण घिस चुके उसके जूतों के विपरीत था। विक्रम ने इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं किया। तुम्हें याद है मैंने शादी में क्या कहा था? उसे भूलना असंभव है, प्रिया ने आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं उन आंटियों के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने के कारण लगभग घुट गई थी। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। स्थिति यह है, प्रेस और कुछ निवेशक दबाव डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरा कोई साथी या परिवार नहीं है। मेरे शेयर उस पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन ये अफवाहें मुझे असहनीय बना रही हैं। प्रिया ने उसे संदेह से देखा। तो तुम चाहते हो कि मैं दिखावा करना जारी रखूं? ठीक है। विक्रम ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो जानता हो कि कैसे व्यवहार करना है, जो प्रेस के सामने टूट न जाए। शादी में तुमने उस भूमिका को पूरी तरह से निभाया। प्रिया अविश्वास से हंसी। अच्छी तारीफ। यह कहने के बजाय कि तुम सुंदर हो, तुमने कहा कि मैं एक अच्छी अभिनेत्री हूं। दोनों सच हैं, उसने शांति से जवाब दिया। उसे निशब्द कर दिया। कुछ सेकंड के लिए कार में खामोशी छा गई। प्रिया जानती थी कि उसे मना कर देना चाहिए। उसके पास किसी की नकली प्रेमिका बनने का खेल खेलने का समय नहीं था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। इस नाटक के माध्यम से उसे वित्तीय अभिजात वर्ग के सबसे शक्तिशाली हलकों तक पहुंच मिलेगी, ठीक वहीं जहां वह घोटाला पक रहा था, जिसकी जांच उसका अखबार महीनों से कर रहा था। शायद यह वह दरवाजा है जिसकी मुझे जरूरत है, उसने सोचा। उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाई और विचार करने का नाटक किया। और तुम इस भूमिका के लिए मुझे मुआवजा देने की योजना कैसे बना रहे हो? सम्मान, विवेक और आराम, उसने बिना झिझक के जवाब दिया। मैं इतनी सस्ती नहीं हूं राठौड़। मैं जब भी थक जाऊं जाने का अधिकार चाहती हूं। उससे एक कोमल हंसी निकली, गर्म और दुर्लभ जैसे सूरज के नीचे टूटती बर्फ। सहमत। और अगर तुम एक जनसंपर्क आपदा बन जाती हो तो मुझे इसे समाप्त करने का अधिकार है। यहां एकमात्र आपदा तुम्हारा बहुत ही उत्तम दर्जे का सूट है, जो दूसरों को मुझे ऐसे घूरने पर मजबूर करता है जैसे मैं तुम्हारी बाह पर लटक रही हूं, उसने जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हें पूरी श्रद्धा से देखूंगा ताकि वे इसके विपरीत विश्वास करें। उसका लहजा सपाट था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। प्रिया ने अपना थूक निगला।
यह आदमी वास्तव में किसी को भी भ्रमित करना जानता था। अस्थायी सौदा, उसने अंत में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने उसे मजबूती से, गर्म और आत्मविश्वास से पकड़ लिया। बस दिखावा शर्मा। हां, दिखावा, उसने दोहराया। हालांकि उसके सीने में कुछ चिल्ला रहा था कि वह एक खतरनाक खेल में प्रवेश कर रही है। अगले दिन पहली परीक्षा आई। विक्रम उसे पुणे के एक संग्रहालय में एक चैरिटी गाला में ले गया। तुम्हें इस पर यकीन है? ये नए जूते हैं और मैं लाल कालीन पर गिर सकती हूं, प्रिया ने कार से उतरते हुए फुसफुसाया। अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, उसने बिना किसी हास्य के जवाब दिया। तुम्हें पता है कि इस तरह के वाक्यों से तुम मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद नहीं कर रहे हो। यही योजना है। उसने पुराने जमाने के एक रईस की तरह अपना हाथ पेश किया। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। कानाफूसी तुरंत शुरू हो गई। विक्रम सिंह राठौड़ की एक प्रेमिका है। वह कौन है? प्रिया ने गहरी सांस ली और शांत से मुस्कुराई। अभिनय करो शर्मा, यह एक खोजी रिपोर्ट लिखने जैसा है। विक्रम उसके कान के पास झुका। उसकी आवाज उसकी त्वचा को छू गई। तुम्हारी मुस्कान शादी से बेहतर है, कम जबरदस्ती लगती है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा पत्थर का चेहरा मदद नहीं कर रहा है, उसने फुसफुसाया। उसने अपने भाव को नरम करने के लिए एक छोटी सी मुस्कान आने दी। ऐसे प्रिया ने उसकी ओर देखा और उसका दिल धड़क गया। हे भगवान, वह आधी मुस्कान किसी भी झूठी वित्तीय रिपोर्ट से ज्यादा खतरनाक है। गाला चलता रहा और प्रिया के आश्चर्य के लिए उन्होंने बिना किसी गलती के एक असली जोड़े की तरह अभिनय किया। विक्रम ने उसे उद्योगपतियों से मिलवाते समय उसका हाथ पकड़ा और उसने पत्रकारों को सहजता से संभाला। जब सब कुछ खत्म हो गया, कार के अंदर दोनों ने राहत की सांस ली। मुझे मानना पड़ेगा, प्रिया ने कहा, तुम वास्तव में इसके लिए पैदा हुए हो। विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी टाई ठीक की। दूसरों के लिए यह सिर्फ ठंडक बनाए रखने के लिए काफी है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है। प्रिया निशब्द हो गई। एक मुस्कान को छिपाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी, जो बचने की कोशिश कर रही थी। सावधान, 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 सावधान शर्मा, उसने चुपचाप खुद से कहा। यह छोटा सा खेल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से एक नाटक बनना बंद कर सकता है। अगले दिनों में प्रिया का नाम भारत के सोशलाइट सर्कल में सुनाई देने लगा। एक पत्रकार के रूप में उसके काम के कारण नहीं, बल्कि विक्रम सिंह राठौड़ की अप्रत्याशित प्रेमिका होने के कारण वह खुद से पूछती रही, मैं इस गड़बड़ी में कैसे फंस गई? और हर बार जब वह उधार की पोशाक में अपना प्रतिबिंब और अपने बैग में निमंत्रण देखती, तो वह खुद को याद दिलाती, यह सिर्फ एक अवसर है। अपनी भूमिका निभाओ, निरीक्षण करो, सबूत इकट्ठा करो। एक शुक्रवार की रात विक्रम उसे एक कला संग्रहालय में एक धन उगाहने वाले गाला में ले गया। कमरा चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमक रहा था। पेंटिंग्स शतरंज के मोहरों की तरह लटकी हुई थीं और लोग उतनी ही गणनात्मक रणनीति के साथ घूम रहे थे। घबराओ मत, उसने कमर पर अपना स्थिर हाथ रखते हुए कहा। मैं घबराई हुई नहीं हूं, उसने कालीन पर ठोकर खाने से ठीक पहले जवाब दिया। विक्रम ने उसे जल्दी से पकड़ लिया, भौहें सिकोड़कर। सावधान, मैं नहीं चाहता कि मेरी नकली प्रेमिका आज रात हंसी का पात्र बने। प्रिया ने उसे एक तेज नजर से देखा। तुम बस कह सकते थे कि मैं सुंदर लग रही हूं। उसने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा, जो कभी कभी गर्म चमक छोड़ती थीं। तुम सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम्हारे जूते यहां धोखेबाज हैं। प्रिया ने हंसी को रोकने के लिए अपना होंठ काटा और अपनी भूमिका को फिर से शुरू करने के लिए खुद को सीधा किया। रात के दौरान उन्हें सभी की नजरों के नीचे स्नेह दिखाना पड़ा। विक्रम ने अपना कार्यकारी रवैया बनाए रखा, लेकिन जब भी वह कोई गलती करती तो वह उसे स्वाभाविकता से ढक लेता। एक पल में उसने अपनी चम्मच अपने गिलास में गिरा दी, जिससे एक तेज आवाज हुई जिसने सिर घुमा दिए। वह तुरंत लाल हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने अपनी चम्मच से अपने गिलास पर धीरे से दस्तक दी और एक इम्प्रॉम्प्टू टोस्ट उठाया। मैं आज रात की सफलता के लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव करता हूं। भीड़ ने तालियों और हंसी के साथ उसका अनुसरण किया। उस शर्मनाक पल को मिटाते हुए प्रिया ने उसे आश्चर्य से देखा। तो प्रसिद्ध बर्फीला सीईओ वास्तव में स्थिति को बचाना जानता है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम सही थे, मुस्कुराहट स्वाभाविक लग रही थी। तो मैं हमेशा नकली मुस्कुराती हूं, उसने व्यंग्य किया। उसने जवाब नहीं दिया।
बस अपने होठों पर वह आधी मुस्कान छोड़ी जो हमेशा उसे निहत्था कर देती थी। दिखावा करते समय प्रिया अपने असली उद्देश्य को नहीं भूली। जब भी विक्रम अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ व्यस्त होता, वह यादृच्छिक बातचीत सुनने के लिए मेजों के पास जाती। एक रात बुफे के पास उसने दो व्यापारियों को मॉरिशस के एक खाते में हस्तांतरण के बारे में धीरे धीरे बात करते सुना। उस विवरण ने उसकी पत्रकारिता की वृत्ति को प्रज्वलित कर दिया। उसने कंपनी का नाम और उनके द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को याद कर लिया। जब वह मेज पर लौटी तो विक्रम ने उसे संदेह से देखा। कहां थी? फिर से खीर ढूंढ रही थी? उसने एक मासूम मुस्कान के साथ एक छोटी सी खीर दिखाई। उसने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा, जैसे कि वह उसके विचारों को पढ़ सकता है, लेकिन अंत में धीरे से अपना सिर हिलाया। बिना बताए गायब मत हो, एक नकली प्रेमिका भी ऐसा नहीं करेगी। प्रिया मुस्कुराई, हालांकि उसके दिल में वह सतर्क रही। वह मेरी कल्पना से ज्यादा तेज है। जब वे कला दीर्घा से गुजरे तो विक्रम एक गहरे नीले रंग की पेंटिंग के सामने रुक गया। उसकी आवाज, जो आमतौर पर इतनी दृढ़ होती थी, अचानक कमजोर हो गई। मेरी मां को यह रंग बहुत पसंद था। वह कहती थी कि यह उसे उसके बचपन के समुद्र की याद दिलाता है। प्रिया ने उसे आश्चर्य से देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे कुछ इतना व्यक्तिगत के बारे में बात करते सुना था। उसने महसूस किया कि उसकी नजर अब ठंडी नहीं थी, बल्कि यादों से भरी थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने परिवार के बारे में बात करोगे, उसने धीरे से कहा। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आज रात ऐसा करूंगा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उस भेद्यता की चमक ने प्रिया के भीतर कुछ हिला दिया। अचानक विक्रम अब सिर्फ एक ठंडा कार्यकारी नहीं था जो अपनी ठंडक को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करता था। वह छिपे हुए कोनों और घावों वाला एक आदमी भी था जो वह नहीं दिखाता था। घर के रास्ते में कार में खामोशी छा गई। प्रिया ने अपने बैग में निमंत्रण कार्ड के साथ खेला, खुद को सतर्क रहने की याद दिलाते हुए। मुझे मॉरिशस में पैसे के निशान का पालन करने की जरूरत है, लेकिन क्या होगा अगर वह शामिल है? उसने विक्रम को देखा, जो एक अपठनीय भाव के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। क्या हुआ? उसने उसकी नजर महसूस करते हुए पूछा। नहीं, बस सोच रही थी कि कल तुम्हारी प्रेमिका बने रहने के लिए मुझे क्या पहनना होगा। विक्रम ने एक हल्की सी मुस्कान छोड़ी। कुछ भी पहनो जिसमें तुम सहज हो, बाकी मैं संभाल लूंगा, प्रिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि उसके दिल में उसे एक तूफान महसूस हुआ। यह सब एक भूमिका है ना? लेकिन यह सब ज्यादा से ज्यादा वास्तविक महसूस होने लगा है। शनिवार की रात विक्रम अपनी उसी शानदार कार के साथ उसके अपार्टमेंट के सामने आया। उसने उसे हमेशा की तरह त्रुटिहीन देखकर एक आह भरी। अब क्या? पैशन फ्रूट सिरप और उबाऊ भाषणों से भरा एक और गाला? उसने सीट पर बैठते हुए पूछा। नहीं, इस बार यह अलग होगा। कम पेय, ज्यादा संगीत। 15 मिनट बाद वे पुणे के केंद्र में एक पुरानी इमारत में पहुंचे। बोर्ड पर लिखा था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का विशेष गजल कॉन्सर्ट। प्रिया ने उसे अवाक होकर देखा। तुम सच में मुझे एक गजल कॉन्सर्ट में ले आए? मेरी नकली प्रेमिका भी वास्तविकता का एक स्पर्श पाने की हकदार है, नहीं तो कोई भी स्क्रिप्ट का पता लगा लेगा, उसने गंभीरता से जवाब दिया। वह धीरे से हंसी और उसके पीछे अंदर चली गई। इमारत सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, फ्रेस्को से सजी ऊंची छतें और लाल मखमली कुर्सियां। जब बत्तियां मंद हुईं और ऑर्केस्ट्रा बजने लगा तो प्रिया ने महसूस किया कि आवाज उसे घेर रही है। विक्रम उसके बगल में सीधा बैठा था। उसका चेहरा पहली बार आराम से था। एक और दूसरे गाने के बीच वह धीरे से बड़बड़ाया। मेरी माँ रात में इस तरह के गाने बजाती थी। उसने मुझसे कहा था, विक्रम, तुम जो चाहो बन सकते हो, लेकिन सुनना कभी बंद मत करना। प्रिया ने उसे चुपचाप देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे अपने बचपन के बारे में इतनी खुलकर बात करते सुना था। तुम्हारे पिता? उसने सावधानी से पूछा। वह अलग थे। उनके लिए चुप्पी संगीत से ज्यादा कीमती थी। उनका मानना था कि एक राठौड़ को मजबूत होना चाहिए, बिना किसी गलती के उत्तम। यह घुटन भरा लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी ग्रे आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। हाँ, लेकिन उस मांग के बिना मैं आज अपनी स्थिति में नहीं होता। उन्होंने मुझे कोई और विकल्प नहीं दिया। प्रिया को उसका हाथ सहलाने से रोकने के लिए अपनी जीभ काटनी पड़ी। वह बस धीरे से मुस्कुराई। शायद वह भूल गए कि कभी कभी जो अपूर्ण होता है वही सबसे अविस्मरणीय होता है। विक्रम ने एक लगभग अदृश्य सांस छोड़ी। शायद तुम सही हो। कॉन्सर्ट के बाद वे चौक के पास एक छोटी सी कॉफी की दुकान पर गए।
कोई विलासिता नहीं, लकड़ी की मेजें, गर्म रोशनी और ताजी पीसी हुई कॉफी की सुगंध। प्रिया बैठते ही तुरंत मजाक करने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम सिंह राठौड़ को एक साधारण कॉफी की दुकान पर देखूंगी। बहुत जोर से मत बोलो, अगर किसी को पता चल गया तो मैं अपनी ठंडे आदमी की छवि खो दूंगा, उसने फिल्टर कॉफी की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। वह जोर से हंसी। धीरे धीरे हंसी और टिप्पणियों के बीच प्रिया को एहसास हुआ कि उस निर्मम कार्यकारी के पीछे एक ऐसा आदमी था जो अभी भी उसे आश्चर्यचकित कर सकता था। एक पल के लिए वह लगभग भूल गई कि उसका एक मिशन था, लेकिन जब विक्रम एक कॉल का जवाब देने के लिए बाहर गया तो प्रिया ने अवसर का लाभ उठाया। अपना फोन निकाला और उसने जो तस्वीरें ली थीं उन्हें जांचा। दाताओं के नामों के साथ पट्टिकाएं, दान के लिफाफे, प्रायोजकों की सूची, कुछ उन दस्तावेजों के नामों से मेल खाते थे जिनकी वह संदिग्ध धन के बारे में जांच कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह प्रगति है। उसने अपना फोन ठीक उसी समय वापस रखा जब वह वापस आया। सब ठीक है? उसने अपनी आंखों में एक संदिग्ध चमक के साथ पूछा। हाँ, बस सोच रही थी कि कल मुझे कम हील्स पहननी होंगी ताकि तुम मेरे ठोकर खाने का मजाक बनाना बंद कर दो, उसने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। वह तिरछे मुस्कुराया। तो फिर मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना होगा ताकि तुम्हारे जूते तुम्हें फिर से धोखा न दें। शब्दों ने उसे निहत्था कर दिया और वह घबरा कर हंसी। उस रात अपने छोटे से अपार्टमेंट में उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने जो नाम सुने थे और जो उसकी तस्वीरों में दिखाई दिए थे वे एक चिंताजनक पैटर्न बनाने लगे। मैं सच्चाई के करीब आ रही हूं, उसने सोचा, लेकिन साथ ही उसका मन विक्रम के अपनी मां के बारे में कहे गए शब्दों को दोहराना बंद नहीं कर सका। एक पत्रकार के रूप में उसका कर्तव्य उसके सीने में कुछ नया पैदा होने से टकरा रहा था। क्या होगा अगर राठौड़ दोषी है? क्या होगा अगर नहीं? उसका दिल और उसकी अंतरात्मा चुपचाप युद्ध करने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह अपने कंप्यूटर पर वित्तीय रिपोर्टों की जांच कर रही थी, प्रिया रुक गई। मेहरा होल्डिंग्स नामक एक कंपनी सीधे अवैध लेन देन और टैक्स हेवन में हस्तांतरण से जुड़ी थी। जिस विवरण ने उसकी सांस रोक दी वह मालिक का नाम था राठौड़ ग्रुप। वह सिर चकराते हुए अपनी कुर्सी पर झुक गई। मैं उस संदिग्ध कंपनी के मालिक की प्रेमिका होने का नाटक कर रही हूं। उसकी पत्रकारिता की वृत्ति चिल्ला रही थी कि यह एक घोटाले को उजागर करने का एक अवसर था, लेकिन उसके दिल में कुछ और फुसफुसा रहा था। यह भ्रम रात तक उसके साथ रहा जब विक्रम ने उसे एक निजी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। कोई टाई या गाला गाउन नहीं, अधिक कॉकटेल, कम औपचारिकता। प्रिया ने यह सोचते हुए स्वीकार कर लिया कि शायद वह कुछ उपयोगी सुन सके। पार्टी उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। नियन रोशनी, पॉप के साथ मिश्रित बॉलीवुड संगीत और लोग बिना किसी दिखावे की परवाह किए हंस रहे थे। प्रिया बार पर बैठी अपने हाथ में गिलास घुमा रही थी। अगर कल मैं बर्फीला निर्देशक बॉलीवुड पर नाचता है, निवेशक बेहोश शीर्षक से एक लेख लिखूं, उसने मनोरंजन से सोचा। तुम्हें अकेले क्या मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है? विक्रम ने एक गिलास ब्लैक कॉफी और एक ढीली टाई के साथ पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ शीर्षकों की कल्पना कर रही थी। राठौड़ नशे में नाचता है, बाजार 3% गिरता है। उसने मनोरंजन से अपनी भौं उठाई। अगर ऐसा होता तो मैं कम से कम 10% खो देता। प्रिया खुलकर हंसी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास हास्य की भावना थी। रात संगीत और पेय के बीच जारी रही। जब अधिकांश लोग जा चुके थे तो वे एक साथ बाहर निकले। पुणे की ताजी हवा ने उनके चेहरों को सहलाया जब वे लालटेन से रोशन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। तुम्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है? प्रिया ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। मैं इसे संभाल सकता हूं, उसने जवाब दिया, हालांकि उसके कदम धीमे थे। अचानक वह रुक गया और उसे एक अलग तीव्रता से देखा। उसकी ग्रे आंखें एक असामान्य गर्मी से चमक रही थीं। प्रिया, क्या? वह हकलाई, आधा कदम पीछे हटते हुए जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं लग गई। तुम मुझे यह भुला देती हो कि यह सब सिर्फ एक नाटक है। और उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना उसने उसे चूम लिया। चुंबन संक्षिप्त लेकिन तीव्र था। कॉफी के स्वाद को उसकी विशिष्ट सुगंध के साथ मिलाता था। प्रिया अपने सीने में धड़कते दिल के साथ चुप रह गई। जब वह दूर हटा तो वह अभी भी इतना करीब था कि उसकी सांस उसे छू रही थी। तुम पागल हो? उसने जलते हुए गालों के साथ फुसफुसाया। शायद,
उसने एक क्षणिक मुस्कान के साथ जवाब दिया जो हमेशा उसे निहत्था कर देती थी। प्रिया ने अपना हाथ अपने होठों पर उठाया, यह नहीं जानते हुए कि हंसे या चिल्लाए। उसका एक हिस्सा सोच रहा था, हे भगवान, उस बर्फीले निर्देशक ने अभी अभी मुझे चूमा। दूसरा हिस्सा याद दिला रहा था, मेहरा होल्डिंग्स के बारे में मत भूलो, अपने मिशन को मत भूलो, हम अभी भी दिखावा कर रहे हैं। उसने कांपती आवाज में कहा। हाँ, विक्रम ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी नजर इसके विपरीत कह रही थी, लेकिन ऐसे क्षण होते हैं जब मैं अब अभिनय नहीं करना चाहता। घर का सफर खामोशी में बीता। वह उलझे हुए विचारों के साथ खिड़की से बाहर देखती रही। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुराग मिल गया था और साथ ही एक चुंबन जिसे वह भूल नहीं सकती थी। चलो पढ़ने वालों के लिए एक खेल बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में केक शब्द लिखें। केवल जो यहां तक पहुंचे हैं वे ही समझेंगे। चलो कहानी जारी रखें। उस चुंबन के बाद की रात प्रिया सो नहीं सकी। उसका लैपटॉप अभी भी मेज पर खुला था, कमरे को वित्तीय रिपोर्टों से रोशन कर रहा था जिन्हें वह फिर से पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वहां मेहरा होल्डिंग्स का नाम और संदिग्ध हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले हस्ताक्षर थे। समस्या यह थी कि सब कुछ राठौड़ ग्रुप की ओर इशारा कर रहा था। उसने कड़वी हंसी के साथ अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। बहुत बढ़िया शर्मा, तुम्हें उस आदमी ने चूमा जिसकी तुम्हें जांच करनी चाहिए। सोमवार को न्यूज रूम में उसका सहकर्मी धीमी आवाज में पास आया। प्रिया, नई जानकारी है, कुछ दस्तावेजों की प्रतियां। इसके अनुसार मेहरा होल्डिंग्स के ऑपरेशन में अंतिम हस्ताक्षर विक्रम सिंह राठौड़ का है। प्रिया का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। तुम्हें यकीन है? 70%। यह एक मूल दस्तावेज नहीं है, सिर्फ एक लीक है। अभी भी पुष्टि की आवश्यकता है। उसने शांत दिखने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया, हालांकि अंदर उसे अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। विक्रम, वह आदमी जिसने अभी अभी अपनी मां की यादें उसे सौंपी थीं, वही आदमी जिसने एक चुंबन चुराया था जो अभी भी उसे कंपा रहा था। उसकी पत्रकारिता की वृत्ति चिल्लाई, यह तुम्हारा मौका है। लेकिन उसके दिल ने जोर देकर कहा, क्या होगा अगर वह निर्दोष है? उस दोपहर उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। तुम्हारे पास समय है? विक्रम ने एक दृढ़ आवाज में पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम ग्रुप मुख्यालय आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रिया झिझकी, लेकिन अंत में मान गई। यह भी करीब से निरीक्षण करने का एक अवसर था। मुंबई के केंद्र में राठौड़ ग्रुप की इमारत अपने कांच की दीवारों के साथ शहर को दर्शाते हुए शानदार ढंग से खड़ी थी। अंदर जाते ही प्रिया को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई है। दर्जनों कर्मचारी तेज कदमों से चल की है रहे थे। प्रत्येक में एक आदर्श अनुशासन की आभा थी। लिफ्ट उन्हें 50वीं मंजिल पर ले गई। विक्रम का कार्यालय एक आधुनिक संग्रहालय जैसा लग रहा था। फर्श से छत तक की खिड़कियां मनोरम दृश्यों के साथ, पॉलिश की हुई सागौन की लकड़ी का एक डेस्क और चमड़े से बंधी किताबों वाली अलमारियां। प्रभावित हुई? उसने उसका भाव देखकर पूछा। एक रसोई घर जोड़ दो और मैं यहां शिफ्ट हो जाऊंगी। प्रिया ने आधा मजाक करते हुए जवाब दिया। उसने एक लगभग अदृश्य मुस्कुराहट छोड़ी। तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। यह काम करना आरामदायक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। वह उसे एक बड़े विश्व मानचित्र पर ले गया जिसमें दर्जनों लाल पिन थे। यह मेरी विस्तार योजना है, उसने एक गंभीर आवाज में समझाया। एशिया में स्वच्छ ऊर्जा, यूरोप में जैव प्रौद्योगिकी, दक्षिण अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षा। मैं सिर्फ मुनाफा नहीं चाहता, मैं अगली पीढ़ी के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ना चाहता हूं। प्रिया ने उसे आश्चर्य से सुना। यह उस बर्फीले भेड़िए का चित्र नहीं था जिसके बारे में मीडिया बात करता था। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो दुनिया को बदलने का सपना देखता था। तुम एक नोबेल उम्मीदवार की तरह लग रहे हो, उसने व्यंग्य किया। हालांकि उसके सीने में एक जकड़न महसूस हुई। वह अपनी आंखों में एक अलग चमक के साथ मुस्कुराया। क्या तुम्हें हमेशा व्यंग्य के पीछे छिपना पड़ता है? प्रिया ने असहजता से अपनी नजरें हटा लीं। उसे दोषी महसूस हुआ। जब वह अपनी दुनिया खोल रहा था तो वह अपने बैग में उन दस्तावेजों वाली एक यूएसबी छिपा रही थी जो उसे नष्ट कर सकते थे। उस रात विक्रम उसे लोनावाला में एक झील के किनारे एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए ले गया। कोई पत्रकार या गाला गाउन नहीं, बस मोमबत्तियों वाली एक मेज और पानी की कलकल। प्रिया ने वास्तव में मेनू को पढ़े बिना उसे देखा। उसके दिमाग में केवल एक शब्द लगातार चमक रहा था, हस्ताक्षर।
तुम ठीक हो? विक्रम ने झुकते हुए पूछा। हाँ, बस भूखी हूं। अगर तुम भूखी हो तो हम पूरा मेनू ऑर्डर करते हैं। उसका लहजा इतना गंभीर था कि प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। तुम अपने साम्राज्य को रेस्तरां के साथ विविधता देने की योजना बना रहे हो? अगर तुम पर्याप्त खाना चाहती हो, शायद, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। पहली बार लंबे समय में उसे हल्का महसूस हुआ, लेकिन जब भी उनकी नजरें मिलती, उस दस्तावेज की याद एक छाया की तरह लौट आती। रात के खाने के बाद वे झील के किनारे चले। पानी में प्रतिबिंबित रोशनी एक लगभग अवास्तविक माहौल बना रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता, उसने अचानक कहा, कि तुम असंभव अपेक्षाओं का बोझ उठाते हो, जैसे कि यह कभी पर्याप्त नहीं है? प्रिया एक सेकंड के लिए रुक गई। तुम अपने लिए पूछ रहे हो या मेरे लिए? दोनों के लिए। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो तुम्हारे जितना आत्मनिर्भर और सीधा हो, और फिर भी तुम्हें बचाने की इच्छा है। एक लाली तुरंत उसके चेहरे पर चढ़ गई। तुम्हें कम चाय पीनी चाहिए। यह तुम्हें ऐसी बातें कहने पर मजबूर करती है जिनका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यह चाय नहीं है, उसने गंभीरता से जवाब दिया। उसने धड़कते दिल के साथ अपनी नजरें हटा लीं। एक तरफ वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, क्या तुमने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? लेकिन वह नहीं कर सकी, अभी नहीं। जब वह अपने अपार्टमेंट में लौटी तो उसने अपना लैपटॉप चालू किया और स्कैन किए गए दस्तावेज को खोला। लिखावट स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरी, विक्रम के हस्ताक्षर के समान थी। यह नकली हो सकता है या यह असली हो सकता है? उसने हांफते हुए अपना माथा अपने हाथ पर टिका लिया। न्याय या प्यार? शर्मा, फैसला करो। यह दुविधा उसे पूरी रात परेशान करती रही। अगले दिन न्यूज रूम में उसके बॉस ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। उसकी नाक पर चश्मा खिसक रहा था और मेज फाइलों से भरी थी। उसका लहजा दृढ़ था। तुम्हारे पास उसका हस्ताक्षर है। प्रिया, तुम लिखने के लिए किसका इंतजार कर रही हो? यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। प्रधान संपादक ने जोर से मेज पर मारा। हम इंतजार नहीं कर सकते। या तो तुम एक हफ्ते में लेख सौंप दो या मैं इसे किसी और को दे दूंगा। राहुल इसे 2 दिनों में प्रकाशित करेगा और राठौड़ को एक आदर्श खलनायक बना देगा। क्या तुम यह चाहती हो? प्रिया जम गई। राहुल एक क्रूर पत्रकार था जो कुछ ही पंक्तियों में प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, उसने कहा, अंत में मैं ही इसे लिखूंगी। वह भारी पैरों के साथ कार्यालय से बाहर निकली, जैसे कि वह जंजीरें ढो रही हो। उस रात एक खाली स्क्रीन के सामने वह एक भी शब्द नहीं लिख सकी। तुम क्या कर रही हो शर्मा? उसने खुद से कहा। उसकी पत्रकारिता की चेतना ने उसे प्रेरित किया, लेकिन उसके दिल ने इनकार कर दिया। विक्रम एक अपराधी की छवि में फिट नहीं बैठता था, और फिर भी वह हस्ताक्षर। उसने उस बॉक्स को देखा जिसमें एक पेन था जो उसने कुछ दिन पहले उसे उपहार में दिया था, जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। उसे अपने सीने में एक गांठ महसूस हुई। अगर वह निर्दोष है तो एक जल्दबाजी वाला लेख उसे नष्ट कर देगा। अगर वह दोषी है तो उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी शर्म होगी। दिन बीतते गए और न्यूज रूम में अफवाहें बढ़ती गईं। लोग कह रहे थे, शर्मा के पास इस साल का बम है। अगर राहुल ने इसे ले लिया तो राठौड़ खत्म। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसने फैसला किया कि अगर कोई उस कहानी को लिखने वाला है तो वह खुद होगी। कम से इस तरह वह समय खरीद सकती है और शायद सच्चाई का पता लगा सकती है। वह एक दृढ़ आवाज के साथ अपने बॉस के कार्यालय में गई। मैं यह करूंगी, लेख मेरा है। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। 1 सप्ताह, 1 दिन भी ज्यादा नहीं। प्रिया धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। उसने अपनी किस्मत खुद तय कर ली थी। उस रात अपने बिस्तर पर उसने अपने फोन पर कई बार संदेश लिखे और मिटाए। हमें तुम्हारी कंपनी के बारे में बात करने की जरूरत है। मिटा दिया। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। मिटा दिया। अंत में उसने सिर्फ लिखा, मुझे तुमसे अकेले में मिलने की जरूरत है। जवाब सेकंडों में आया। कल मेरे कार्यालय में। प्रिया ने सीने में जकड़न महसूस करते हुए फोन रख दिया। वह जानती थी कि अगले दिन सब कुछ फट सकता है। अगली सुबह मुंबई में उज्जवल थी, लेकिन प्रिया के लिए सूरज का कोई मतलब नहीं था। वह मुश्किल से कुछ घंटे सोई थी, और जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे 2 छवियां दिखाई देती। मेहरा होल्डिंग्स के दस्तावेज पर विक्रम का हस्ताक्षर, और जिस तरह से उसने उसे उस चुंबन की रात देखा था। जब उसका फोन बजा तो उसका दिल उछल पड़ा। नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसने संदेश को कई बार पढ़ा। विक्रम उसकी इमारत के सामने था।
उसके गले में एक गांठ बन गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब उसने खोला तो उसने उसे वहां पाया, अपनी ऊंचाई और उपस्थिति से चौखट को भरते हुए, जो हर जगह पर हावी लगता था। उसकी ग्रे आंखें पहले से ज्यादा ठंडी थीं। विक्रम, वह हकलाई, मेरा नाम ऐसे मत लो जैसे कि तुम्हें इसका हक है। उसने एक कठोर आवाज में काटा। हर शब्द एक चाकू की तरह था। तुम मेरी कहानी के लिए ही मेरे करीब आई, है ना? प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने तुम्हें ऐसी बातें सौंपी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मैं तुम्हें अपने घर ले गया, मैंने तुम्हें अनिका से मिलवाया, और तुम। उसकी आवाज एक पल के लिए टूट गई, लेकिन जल्द ही फिर से कठोर हो गई। तुम एक पत्रकार हो जो मेरी कंपनी में खुदाई कर रही है। प्रिया ने कांपते हाथों से गहरी सांस ली। हाँ, मैं अपने काम के कारण करीब आई, मुझे अनियमितताएं मिली। हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं, कि मैं एक और धोखेबाज हूं? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसने अपनी आंखों में जलते हुए आंसुओं के साथ अपने होंठ भींच लिए। मुझे नहीं पता, मेरे पास तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ सबूत हैं। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस करती हूं। मैं यह विश्वास नहीं करना चाहती कि तुम दोषी हो। खामोशी क्रूर थी, केवल उसके अपने दिल की धड़कन की गूंज ही जगह को भर रही थी। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने जो छोड़ा वह केवल एक कड़वी हंसी थी। और तुम उम्मीद करती हो कि मैं इस सब के बाद तुम पर विश्वास करूं? तुमने मुझे एक मजाक बना दिया। मैं, जो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, अंत में एक रिपोर्टर के जाल में फंस गया। विक्रम, कृपया मेरी बात सुनो। सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। वह मुड़ा और बाहर चला गया, दरवाजे को एक जोरदार झटके से बंद कर दिया, जो कमरे की खामोशी में गूंज उठा। प्रिया अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर एक कुर्सी पर गिर गई। सब कुछ एक पल में बिखर गया। एक पल के लिए उसने लेख छोड़ने, फाइलें हटाने, इस्तीफा देने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज फुसफुसाई, अगर वह दोषी है तो तुम चुप नहीं रह सकती, और अगर वह निर्दोष है तो सच्चाई उसे बचाएगी। उस दिन वह एक भूत की तरह न्यूज रूम में घूमती रही। उसके सहकर्मी कानाफूसी कर रहे थे, उसका बॉस दबाव डाल रहा था, और उसकी लैपटॉप स्क्रीन एक पलक झपकते कर्सर के साथ एक उपहास की तरह चमक रही थी। उसने कुछ पंक्तियां लिखीं और उन्हें तुरंत हटा दिया। जब रात हुई तो उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांका। शहर में कहीं विक्रम अपने कांच के कार्यालय में था, इतना दूर और अप्राप्य। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। अगले दिन एक बवंडर थे। मीडिया ने अटकलें प्रकाशित करना शुरू कर दिया। राठौड़ का नाम हर किसी के मुंह पर था और उसका साम्राज्य डगमगा रहा था। राहुल, उसका सबसे क्रूर सहयोगी, उसका लेख छीनने के लिए उत्सुक था। एक रात जब वह लगभग खाली कैफे में ईमेल देख रही थी, प्रिया को एक गुमनाम संदेश मिला। असली जिम्मेदार राजेश मेहरा है, सावधान रहना। संलग्न एक फाइल थी जिसमें दस्तावेज, अनुबंध, हस्तांतरण, हस्ताक्षर थे। सब कुछ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम के सबसे भरोसेमंद आदमी की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया जम गई। अगर यह सच है तो विक्रम को अंदर से धोखा दिया गया है और मैंने उसे अपने दिल में दोषी ठहराया है। जब वह अपने बैग में फोल्डर के साथ कैफे से बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भारी कदमों ने स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका साथ दिया। एक कोने पर दो लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। मेहरा साहब ने कहा है कि खोदना बंद कर दो, तुम गायब नहीं होना चाहती, है ना? एक ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया पीछे हटी, उसकी नाड़ी दौड़ रही थी। तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते। एक ने अपना हाथ उठाया और एक हथियार की धातु की चमक प्रकाश के नीचे परिलक्षित हुई। प्रिया ने अपना थूक निगला, लकवाग्रस्त। एक इंजन की दहाड़ ने दृश्य को तोड़ दिया। एक काली कार अचानक रुकी और दरवाजा चौड़ा खुला। विक्रम बाहर निकला, लंबा, एक गहरे सूट और स्टील जैसी ठंडी नजर के साथ प्रभावशाली। उसे छूने की हिम्मत मत करना, उसने एक भारी आवाज में कहा। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। उसका लहजा दोनों लोगों को एक दूसरे को देखने और छाया में पीछे हटने के लिए काफी था। वे अपने दांतों के बीच कोस रहे थे। प्रिया कांपते हुए दीवार के सहारे गिर गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहां हूं? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी नजर अभी भी उस जगह पर टिकी थी जहां दोनों आदमी भागे थे। मुझे किसी को भी छोड़ने की आदत नहीं है जो कभी मेरे साथ रहा हो। उसका लहजा तीखा था, बिना किसी कोमलता के।
प्रिया उस पर चिल्लाना चाहती थी कि वह निर्दोष है, कि उसके पास मेहरा के खिलाफ सबूत हैं। वह अपने बैग से दस्तावेज निकालकर उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी, इतनी पहुंच से बाहर थीं कि शब्द उसके गले में अटक गए। विक्रम, मैं कुछ मत कहो। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं अपने हाथों पर तुम्हारे खून का दोष नहीं सहना चाहता था, बस इतना ही। चुभन सीधी थी। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। महसूस किया कि आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? उसने फुसफुसाया। उसने एक कड़वी हंसी छोड़ी। तुमने जो कुछ भी छिपाया है, उसके बाद तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? भूल जाओ। वह मुड़ा और कार की ओर चल दिया। उसने उसे टूटे हुए दिल के टुकड़ों के साथ रात में गायब होते देखा। वह अकेली थी। आंसू उसके गालों पर बह निकले। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं इसे साबित करूंगी। मैं तुम्हारा नाम साफ करूंगी, भले ही तुम मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहो। उस सुबह तड़के उसने अपना लैपटॉप चालू किया और कांपती उंगलियों से लिखना शुरू किया। वह जानती थी कि राजेश मेहरा चुप नहीं बैठेगा, कि वह अपने करियर और शायद अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह सच्चाई को बचाने और उस आदमी को बचाने का एकमात्र तरीका था जिसे वह प्यार करती थी। सुबह प्रिया को अपने कंप्यूटर के सामने पाया। थकान से आंखें लाल और दिल तेजी से धड़क रहा था। घंटों तक उसने पैराग्राफ लिखे और मिटाए। राजेश मेहरा को पूरी तरह से विक्रम को नष्ट किए बिना बेनकाब करने का एक तरीका खोजा। अंत में उसे एक मसौदा मिला जिसमें सबसे ठोस डेटा, अवैध हस्तांतरण, जाली हस्ताक्षर और सीधे वाइस प्रेसिडेंट की ओर इशारा करने वाले दस्तावेज एकत्र किए गए थे। जब यह प्रकाशित हुआ तो पूरा शहर फट गया। शीर्षक आकर्षक नहीं था, लेकिन हर शब्द शीशे की तरह भारी था। राठौड़ ग्रुप घोटाले के पीछे असली जिम्मेदार राजेश मेहरा। प्रिया ने विस्तार से बताया कि कैसे धन को डायवर्ट किया गया, बदले हुए हस्ताक्षर के सबूत प्रस्तुत किए और स्पष्ट किया कि विक्रम आंतरिक विश्वासघात का शिकार था। लेख आग की तरह फैल गया। अखबारों ने इसे दोहराया, समाचारों ने इस पर चर्चा की और ग्रुप के शेयर गिरना बंद हो गए। लेकिन मेहरा चुप रहने का इरादा नहीं रखता था। उसी दोपहर जब प्रिया कंधे पर बैग लेकर न्यूज रूम से बाहर निकली, एक काली कार ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। किसी ने उसे पकड़ा और एक रासायनिक तरल में भिगोया हुआ कपड़ा उसके मुंह पर ढक दिया। दुनिया धुंधली हो गई। वह एक परित्यक्त गोदाम में एक कुर्सी से बंधी हुई जागी। हवा में जंग और नमी की गंध थी। उसके सामने एक जहरीली शांति के साथ राजेश मेहरा खड़ा था। मिस शर्मा, उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपने मुझे निराश किया। मैंने आपको चेतावनी दी थी कि उन मामलों में हस्तक्षेप न करें जो आपके नहीं हैं। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में सोचते हो कि तुम सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा सकते हो? सच्चाई? मेहरा ने अपनी जेब से एक चमकदार फोल्डिंग चाकू निकाला, उसे धीरे धीरे घुमाते हुए। सच्चाई केवल तब तक मौजूद रहती है जब तक उसे धारण करने वाला व्यक्ति जीवित रहता है। और आप, मिस, मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो गई हैं। प्रिया ने अपना थूक निगला। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसने ताकत जुटाई। मैं तुम्हारे द्वारा विक्रम का नाम खराब करने देने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मेहरा की आंखें कठोर हो गईं। तुम जिद्दी हो, मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं हैं। उसी क्षण एक धमाका गूंजा, इंजनों की दहाड़ और फिर पुलिस की चीखें। दरवाजा जोर से खुला। विक्रम पहले घुसा। उसके पीछे कई अधिकारी थे। उसे छोड़ दो मेहरा, उसने गुस्से से भरी आवाज में गुर्राया। मेहरा ने तुरंत प्रतिक्रिया की। चाकू की नोक प्रिया की गर्दन पर रख दी। एक और कदम और मैं उसे यहीं मार दूंगा। विक्रम का दिल लगभग रुक गया। उसके शरीर का हर रेशा उसकी ओर दौड़ने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसकी ग्रे आंखें जल रही थीं। ऐसा मत करो राजेश, तुम अभी भी आत्मसमर्पण कर सकते हो। अपनी जिंदगी को और बर्बाद मत करो। मेरी जिंदगी? मेहरा कड़वाहट से हंसा। मैंने जो कुछ भी बनाया है वह तुम्हारे लिए है राठौड़। मैंने तुम्हारी कंपनी को खड़ा रखा और अब तुम मुझे पुलिस के हवाले करके चुका रहे हो। तुमने खुद को बेचा। मैंने कभी विश्वासघात नहीं मांगा। विक्रम ने दबे हुए गुस्से से टूटी आवाज में जवाब दिया। तनाव को चाकू से काटा जा सकता था। पुलिस अधिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
प्रिया ने अपनी त्वचा पर चाकू की नोक की ठंडक महसूस की, लेकिन विक्रम से अपनी नजरें नहीं हटाईं। विक्रम, उसने लगभग अश्रव्य रूप से फुसफुसाया। वह फुसफुसाहट काफी थी। एक सहज गति में विक्रम आगे कूदा, ठीक उसी समय जब मेहरा झिझका, प्रिया को मजबूती से पकड़कर और उसे चाकू से दूर पीछे धकेल दिया। हवा में एक गोली गूंजी। पुलिस ने सेकंडों में वाइस प्रेसिडेंट को काबू में कर लिया। प्रिया हांफते हुए फर्श पर गिर गई। उसने मुश्किल से अपनी बाह में चुभन महसूस की और देखा कि खून उसकी ब्लाउज को दाग रहा है। प्रिया, विक्रम ने उसे एक टूटे हुए चेहरे के साथ पकड़ा। उसकी ठंडक का मुखौटा गायब हो गया था। मैं ठीक हूं, बस एक छोटा सा घाव है, उसने फुसफुसाया। हालांकि उसकी आवाज कमजोर थी। अपनी आंखें बंद मत करना, सुना तुमने? मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना, उसने खून रोकने के लिए घाव पर अपना हाथ दबाते हुए हताशा से कहा। पैरामेडिक्स तुरंत अंदर आए, उसे एक स्ट्रेचर पर रखा। विक्रम ने एक सेकंड के लिए भी उसका हाथ छोड़े बिना एम्बुलेंस में चढ़ गया। जब वे जलते हुए सायरन के साथ भागे तो वह एक प्रार्थना की तरह बड़बड़ाया, प्लीज भगवान, उसे मुझसे मत छीनना। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, कंपनी, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन उसे जीने दो। अस्पताल में आपातकालीन कक्ष का दरवाजा बंद हो गया और विक्रम खून से सने, शर्त और कांपते हाथों के साथ बाहर रह गया। उसने पहले कभी इतना डरा हुआ महसूस नहीं किया था। मिनट बीतते गए जो शाश्वत लगे, जब तक कि अंत में एक डॉक्टर बाहर नहीं आया। वह स्थिर है, घाव गहरा नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। हवा विक्रम के फेफड़ों में वापस आ गई, जैसे कि वह डूब गया हो। कुछ घंटों बाद वह उस सफेद कमरे में गया जहां प्रिया एक ईव से जुड़ी हुई आराम कर रही थी। वह उसके बगल में बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी ग्रे आंखें लाल थीं, थकी हुई थीं, सामान्य कठोरता के बिना। मुझे माफ कर दो, उसने उसकी त्वचा पर फुसफुसाया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। कमरे की खामोशी तब टूटी जब उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसकी पलकें कांपने लगीं। विक्रम अपने सीने में एक गांठ के साथ झुक गया। प्रिया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आह विक्रम, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास से नहीं हिला। उसने गहरी सांस ली, थकी हुई लेकिन होश में। तो मैं अभी भी जिंदा हूं। उसने राहत से भरी एक टूटी हुई हंसी छोड़ी, पहले से कहीं ज्यादा, और मैं तुम्हें फिर से जाने देने का इरादा नहीं रखता। आंसू प्रिया के चेहरे पर बह निकले। मैंने भी चीजें छिपाई। मैं एक उद्देश्य के साथ तुम्हारे करीब आई और फिर मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं प्यार कर बैठी। विक्रम ने अपना माथा उसके हाथ पर टिका दिया। उसकी आवाज टूट गई। जिस दिन तुम उन हील्स में लगभग ठोकर खा गई थी, मुझे पता था कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अभिमानी था। प्रिया कमजोरी से मुस्कुराई। महान विक्रम सिंह राठौड़ हील्स और अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक समाचार शीर्षक है। वह भी अपनी आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराया। मैं अब और दिखावा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यह असली हो, ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि तुम मेरी जिंदगी की महिला हो। प्रिया ने उसके हाथ को अपनी थोड़ी सी ताकत से निचोड़ा। तो फिर मुझसे एक वादा करो, मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। मैं कसम खाता हूं, कभी नहीं। और उस रात अस्पताल की खामोशी में दोनों समझ गए कि अब खेलने के लिए कोई भूमिका नहीं थी या बनाए रखने के लिए कोई दीवार नहीं थी। उनके बीच जो पैदा हुआ था, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना शुरू हुआ हो, वह असली था। चलो सिर्फ कमेंट कॉलम की जांच करने वालों के लिए एक और मजाक बनाते हैं। चॉकलेट शब्द लिखें। जो यहां तक पहुंचे हैं वे मजाक समझेंगे। चलो कहानी जारी रखें। अगले दिन पट्टियों, चिकित्सा जांच और नींद रहित रातों के बीच बीते। प्रिया अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हो गई और विक्रम मुश्किल से उसके पास से हिला। उसने कमरे को एक अस्थायी कार्यालय में बदल दिया था। वह खिड़की के पास चुपचाप रिपोर्टों की जांच करता, धीमी आवाज में फोन का जवाब देता, और यहां तक कि आम छीलने की भी कोशिश की। उसे इतनी लापरवाही से काटा कि उसकी छोटी बहन अनिका अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अगर पिताजी तुम्हें इस तरह चाकू का इस्तेमाल करते हुए देखते तो वे बेहोश हो जाते। उसने फल को संभालते हुए मजाक किया। प्रिया बिस्तर से मुस्कुराई। उस घरेलू दृश्य को देखकर उसका दिल गर्म हो गया। विक्रम, जो हमेशा इतना उत्तम दर्जे का था, अब अजीब और मानवीय लग रहा था। मैंने यह कभी किसी के लिए नहीं किया, उसने आधी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। खुद को विशेष महसूस करो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा।
महसूस किया कि वह ठंडा आदमी नहीं था जिसके बारे में हर कोई बात करता था। कुछ दिनों बाद जब उसे अंततः घर जाने की अनुमति दी गई तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में ले गया, जो उसे सीधे अलीबाग में परिवार के निवास के बगीचे में ले गई। वहां दर्जनों पत्रकारों के सामने उसने वह घोषणा की जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे, अपना नाम साफ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैमरे की फ्लैशलाइट्स फट गईं, जबकि विक्रम एक गहरे सूट में उत्तम दर्जे का पोडियम के सामने खड़ा था। मैं विक्रम सिंह राठौड़ हूं, उसने एक दृढ़ आवाज में शुरू किया, और मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं उन अपराधों के लिए निर्दोष हूं जिनका मुझ पर आरोप लगाया गया था। असली जिम्मेदार राजेश मेहरा पहले से ही हिरासत में है, और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद देना है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाया। वह बगल में मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया एक साधारण पोशाक में और अभी भी अपनी बाह पर पट्टी के साथ आगे बढ़ी। प्रेस की कानाफूसी एक गर्जना में बदल गई। विक्रम ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसे ऐसे देखा जैसे कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। यह प्रिया शर्मा है, उसने जारी रखा, और वह महिला है जिसे मैं अपने साथ चाहता हूं। फोटोग्राफरों ने हर हाव भाव, हर नजर को कैद कर लिया। दुनिया के लिए वह अब एक रहस्यमय पत्रकार नहीं थी जो भव्य पार्टियों में घुसपैठ करती थी। वह महिला थी जिसने भारतीय वित्तीय उद्योग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को बचाया था। प्रिया को अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए, लेकिन विक्रम की दृढ़ नजर देखकर वह जानती थी कि कोई वापसी नहीं थी। उस रात प्रेस से दूर वे निवास पर लौट आए। अनिका ने उन्हें एक मुस्कान के साथ इंतजार किया जिसमें राहत और शरारत का मिश्रण था। आखिरकार उसने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मेरा भाई हमेशा के लिए अपने बर्फ के टॉवर में बंद रहेगा। प्रिया शर्म से हंसी। विक्रम चुपचाप घुरघुराया, लेकिन एक सेकंड के लिए भी प्रिया का हाथ नहीं छोड़ा। अगले दिन दोनों के लिए अजीब लगे। पहली बार उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वे बगीचे में एक साथ चले, एक आरामदायक खामोशी में नाश्ता साझा किया, और कभी कभी विक्रम ने उसे इतने अप्रत्याशित टिप्पणियों से आश्चर्यचकित किया कि प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। एक दोपहर जब वह अपने कंधे पर एक हार की चेन ठीक कर रहा था तो उसने अपनी आंखें घुमाई। तुम मेरे स्टाइलिस्ट की तरह हो। स्टाइलिस्ट नहीं, उसने धीरे से ठीक किया, बस एक आदमी जो सुंदरता की सराहना करता है। प्रिया ने एक घबराई हुई मुस्कान को रोकने की कोशिश करते हुए अपना होंठ काटा। इस तरह का विक्रम जो खुद को कोमल और सीधा होने देता था, उसके दिल के लिए उस बर्फीले कार्यकारी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेकिन शांति के बीच प्रिया की अंतरात्मा ने उसे शांत नहीं रहने दिया। उसे हर झूठ, हर चूक याद थी। हाँ, उसने मेहरा को बेनकाब किया था, लेकिन उसने सच्चाई तक पहुंचने के लिए विक्रम का भी इस्तेमाल किया था। और हालांकि उसने उसे माफ कर दिया था, उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की जरूरत महसूस हुई। एक रात जब वे लोनावला झील की लकड़ी की गोदी पर चल रहे थे, उसने हिम्मत जुटाई। विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने उसे ध्यान से देखा। मैं सुन रहा हूं। प्रिया ने गहरी सांस ली। जब मैं तुमसे मिली तो मैं सिर्फ कहानी के बारे में सोच रही थी। तुम्हारी कंपनी के साथ जो हुआ उसकी जड़ तक सबूत ढूंढ रही थी, और हां, मैं उस उद्देश्य के साथ तुम्हारे करीब आई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अपनी जेब में हाथ डाले कुछ और कदम चला, जबकि हवा उसके बालों को हिला रही थी। मुझे पता था, उसने अंत में कहा। मुझे हमेशा पता था, प्रिया। उसने उसे भ्रमित होकर देखा। कैसे? तुम्हारी आंखें कभी भी उस महिला की तरह नहीं थीं जो सिर्फ पार्टियों में चमकना चाहती थी। तुम देखती थीं, सुनती थीं, सब कुछ का विश्लेषण करती थीं। मैंने इसे शादी से ही महसूस कर लिया था। प्रिया ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, हालांकि उसके बाद मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकी। विक्रम रुक गया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। माफी मांगना बंद करो। हां, इससे मुझे दुख हुआ, लेकिन अंत में तुम ही एकमात्र थीं जिसने विश्वास किया कि मैं निर्दोष हूं, और एकमात्र जो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने में सक्षम थी। उसने आंसू उठते हुए महसूस किए, लेकिन उसने उन्हें माथे पर एक चुंबन के साथ रोक लिया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह दिखावे या छिपे हुए मिशनों पर निर्भर न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सच्चाई बनो, मेरा झूठ नहीं। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कि उस हाव भाव से वह अतीत के सभी घावों को मिटा सकती है। कुछ दिनों बाद
विक्रम ने एक अप्रत्याशित निर्णय से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने निवास के बगीचे में एक अंतरंग समारोह में केवल परिवार और करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया। कोई अत्यधिक विलासिता नहीं, कोई हजारों मेहमान नहीं, बस गुलाब, सफेद रिबन और एक उज्जवल दोपहर। प्रिया एक साधारण सफेद लहंगे में बगीचे की ओर देखने वाले कांच के दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जिसमें कोई अत्यधिक अलंकरण नहीं था। अनिका ने एक सार्थक मुस्कान के साथ उसका घूंघट ठीक करते हुए उसका साथ दिया। सांस लो प्रिया, मेरा भाई तुम्हें वहां बाहर इंतजार कर रहा है, तुमसे ज्यादा घबराया हुआ है। प्रिया घबराकर हंसी। विक्रम घबराया हुआ है, यह मैं देखना चाहती हूं। संगीत बजने लगा और दरवाजा खुल गया। प्रिया धीरे धीरे पंखुड़ियों से भरे गलियारे से नीचे चली गई। भीड़ छोटी थी, लेकिन सभी की निगाहें उस पर थीं। जब वह विक्रम के सामने पहुंची तो उसने उसे एक उत्तम काले शेरवानी में पाया, जिसकी ग्रे आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। उसका भाव, जो हमेशा एक दीवार था, अब खुला, कमजोर, भावुक था। पंडित जी ने सरल शब्दों के साथ विवाह समारोह शुरू किया। आज हम खेल या दिखावा का जश्न नहीं मना रहे हैं, आज हम एक सच्चे प्यार के साक्षी बन रहे हैं। प्रिया ने विक्रम का हाथ निचोड़ा। महसूस किया कि उसका दिल लगभग फट जाएगा। मैंने शुरुआत में दिखावा किया, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन जल्द ही मुझे समझ में आया कि मैं जो महसूस कर रही थी वह एक भूमिका नहीं थी, यह असली था। मैं प्रकाश और अंधकार में तुम्हारे साथ रहने का वादा करती हूं, और वैसे मैं बेहतर जूते चुनने का वादा करती हूं ताकि तुम्हें पीड़ित न होना पड़े। मेहमान धीरे से हंसे। विक्रम भी मुस्कुराया, वह दुर्लभ मुस्कान जिसे प्रिया प्यार करना सीख गई थी। मैंने सोचा था कि मुझे सब कुछ बचाने के लिए उत्तम और ठंडा होना होगा, उसने स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि एकमात्र उत्तम चीज खुद होना है। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करने का वादा करता हूं, तब भी जब दुनिया संदेह करे। पंडित जी ने उन्हें धीरे से देखा। इसके साथ मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। विक्रम झुका और प्रिया के होठों को अपने होठों से छुआ। तालियां बज उठीं। अनिका ने आंसू और हंसी के बीच ताली बजाई, और प्रिया ने महसूस किया कि उस पल में संदेह, झूठ और मुखौटों का सारा बोझ ढह गया। अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। विवाह समारोह समाप्त होने पर बगीचा गुलाबों से महक रहा था। कोई बड़ा भोज या सैकड़ों मेहमान नहीं थे, बस गर्म रोशनी के नीचे एक लंबी मेज, मीठी चाय के गिलास, कोमल हंसी और वे लोग जो वास्तव में मायने रखते थे। अनिका ने अपना गिलास उठाया और एक भावुक मुस्कान के साथ टोस्ट किया। मेरे भाई के लिए जिसने कभी शादी न करने की कसम खाई थी, और प्रिया के लिए जिसके पास उसकी बर्फ की दीवारों को गिराने की हिम्मत थी। उपस्थित लोगों ने हंसी के बीच ताली बजाई। प्रिया शर्मा गई, लेकिन विक्रम असहज महसूस करने के बजाय अपना गिलास उसकी ओर झुकाया। हमारे लिए दोपहर रात में बदल गई और धीरे धीरे बगीचा शांत हो गया, बिना किसी फोटोग्राफर या कानाफूसी के। विक्रम प्रिया को लकड़ी की गोदी पर ले गया जो झील पर फैली हुई थी। चांद का प्रतिबिंब पानी को रोशन कर रहा था और सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। तुम्हें पता है यह कितना विडंबनापूर्ण है, प्रिया ने घबराकर हंसते हुए कहा। सब कुछ दिखावा करने से शुरू हुआ और अब कुछ भी इससे ज्यादा वास्तविक नहीं है, उसने उसकी कमर पकड़ते हुए जवाब दिया। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि अब उस ठंडे कार्यकारी का कोई निशान नहीं था जिसे वह जानती थी। वह विक्रम किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जो मुस्कुरा सकता था, गलतियां कर सकता था और यहां तक कि डर भी दिखा सकता था। तुमने मुझसे कभी न छोड़ने का वादा किया था, उसने फुसफुसाया। मैं इसे निभाऊंगा, उसने तारों से भरे आकाश के नीचे उसे चूमने से पहले जवाब दिया। अगले दिन तूफान के बाद एक राहत की सांस थे। प्रिया निवास में चली गई और एक पूरी तरह से अलग विक्रम पाया। वह आदमी जो उससे बहस करता था कि नाश्ते में क्या बनाना है, जो चुपचाप अखबार पढ़ते हुए कॉफी के साथ बैठना पसंद करता था, जो अपने चांदी के कफलिंक न मिलने पर नाराज हो जाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें एक शरारती बच्चे की तरह तकियों के बीच खोजते हुए देखूंगी, उसने एक सुबह कहा जब उसने उसे सोफे को खंगालते हुए देखा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में कोई मुझ पर हंसेगा, उसने जवाब दिया, हालांकि उसके होंठ एक मुस्कान को धोखा दे रहे थे। प्रिया ने भी बाहरी दबावों के साथ जीना सीखा। मीडिया ने उसे उस पत्रकार के रूप में इंगित किया जो एक टाइकून की पत्नी बन गई थी। कुछ ने उसकी प्रशंसा की, दूसरों ने उसकी आलोचना की, लेकिन उसने फैसला कर लिया था
कि वह सुर्खियों को अपनी जिंदगी तय नहीं करने देगी। एक दोपहर विक्रम कार्यालय से जल्दी घर आया और उसे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कागजों से घिरा हुआ पाया। तुम अभी भी एक पत्रकार हो, हालांकि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथ मोड़कर देखा। मैं इसे जरूरत के लिए नहीं करती, मैं इसे इसलिए करती हूं क्योंकि यह मैं हूं। उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। वह पास आया और धीरे से कंप्यूटर बंद कर दिया। तो फिर हार मत मानो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी अकेले अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। प्रिया ने उसे गंभीरता से देखा। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी मुझ पर संदेह नहीं करोगे। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैंने अपना सबक सीख लिया है। घर का माहौल गर्म हो गया। अनिका अक्सर आती थी और हमेशा इस बारे में मजाक करती थी कि प्रिया ने उसके भाई को कैसे मानवीय बना दिया था। तुम पहले बहुत परेशान करने वाले थे, उसने एक दिन हंसते हुए कहा। अब तुम मुस्कुराना भी जानते हो। विक्रम घुरघुराया, लेकिन प्रिया ने महसूस किया कि इस तरह की टिप्पणियां अब उसे परेशान नहीं करती थीं। इसके बजाय वह इस विचार का आनंद लेता हुआ लग रहा था कि वह बदल गया है। प्यार, हालांकि, चुनौतियों को दूर नहीं करता है। विक्रम को अभी भी अपनी कंपनी की छवि को साफ करना था और भागीदारों का विश्वास फिर से बनाना था। प्रिया, दूसरी ओर, कुछ सहयोगियों के अविश्वास का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उस पर उस आदमी को खुद को बेचने का आरोप लगाया जिसकी वह जांच कर रही थी। एक रात अफवाहों से थकी हुई वह एक आह के साथ बिस्तर पर गिर गई। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पेशे को धोखा दिया, वह बड़बड़ाई। विक्रम उसके बगल में लेट गया और उसके बालों को सहलाया। तुम्हें उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुम ही कारण हो कि सच्चाई सामने आई और सच्चाई ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, हम इसे नहीं खोएंगे। मैं वादा करता हूं, उसने उसका माथा चूमते हुए कहा। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस जगह पर वापस जाने का फैसला किया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मुंबई का वह होटल जहां प्रिया की दोस्त रिया की शादी हुई थी। इस बार कोई गाला गाउन या ऑर्केस्ट्रा नहीं था, बस वे दोनों हाथ में हाथ डाले उसी कमरे में दाखिल हुए जो क्रिस्टल झूमरों से रोशन था। यहीं पर तुमने मुझसे दिखावा करने के लिए कहा था, प्रिया ने मुस्कुराते हुए याद किया। और यहीं पर मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, विक्रम ने जवाब दिया। वे एक पल के लिए खामोशी में खड़े रहे, इस खाली कमरे को देखते हुए जैसे एक चक्र को बंद कर रहे हों। जो एक बेतुके सौदे के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसे प्यार का आधार बन गया था जो विश्वासघात, खतरे और संदेह से बच गया था। घर के रास्ते में विक्रम ने उसे एक छोटे से पैकेट से आश्चर्यचकित किया। यह क्या है? प्रिया ने उसे खोलते हुए पूछा। यह कम हील्स के जूतों की एक जोड़ी है, सुरुचिपूर्ण लेकिन आरामदायक, ताकि तुम फिर कभी ठोकर न खाओ, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। प्रिया भावुक होकर हंसी। तुम असंभव हो और तुम मुझे इसी तरह प्यार करती हो, उसने उसे चूमने के लिए पास आते हुए जवाब दिया। एक साथ जीवन अभी अभी शुरू हुआ था और हालांकि वे जानते थे कि यह उत्तम नहीं होगा, वे यह भी जानते थे कि अब कोई मुखौटा या झूठ नहीं था। बस वे थे सुर्खियों से परे एक जोड़ा बनना सीख रहे थे। उस रात जब उन्होंने झील में परिलक्षित आतिशबाजी देखी तो प्रिया ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर टिका दिया और सोचा कि लंबे समय में पहली बार भविष्य उसे डरा नहीं रहा था। समय बीतता गया और उसके साथ एक नई दिनचर्या आई जो प्रिया के आश्चर्य के लिए बड़े आयोजनों से कहीं ज्यादा कीमती निकली। यह गाला या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थे जो उसे याद दिलाते थे कि उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है, बल्कि छोटे छोटे पल। जब सूरज खिड़की से आता था तो एक साथ नाश्ता करना, बारिश के बाद बगीचे में नंगे पैर चलना, या इस बात पर बहस करना कि कौन बेहतर खाना बनाता है। हालांकि दोनों जानते थे कि विक्रम मुश्किल से एक अंडा भी तल सकता था। एक शुष्क दोपहर वे बिना किसी अंगरक्षक या शानदार कार के पुणे के केंद्र में टहल रहे थे। भीड़ के बीच गुमनाम महसूस करना दोनों के लिए अजीब लगा, लेकिन यह मुक्तिदायक भी था। प्रिया ने एक नारियल आइसक्रीम ली और उसे विक्रम को दी। चलो कोशिश करो, उसने अपनी भौं उठाई। सड़क पर आइसक्रीम? मैं एक राठौड़ हूं, तुम मेरे पति हो और तुम इसे कोशिश करोगे। विक्रम ने एक नकली इस्तीफे के साथ एक आह भरी और एक चम्मच लिया। उसका भाव एक अप्रत्याशित मुस्कान में बदल गया। यह स्वादिष्ट है,
प्रिया खुलकर हंसी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विक्रम सिंह राठौड़ ने सड़क के बीच में नारियल आइसक्रीम की खोज की। यह एक शीर्षक के लायक है। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी ग्रे आंखों में एक अलग चमक थी जो कह रही थी कि वह खुश है। अतीत के घाव बस यूं ही नहीं चले गए। ऐसे पल थे जब उन भागीदारों के साथ तनाव था जो अभी भी अविश्वासी थे, उन पत्रकारों के साथ जो उनके रिश्ते पर सवाल उठाते थे, और उन कर्मचारियों के साथ जो कंपनी में बदलावों का सामना कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे धैर्य और पारदर्शिता के साथ विक्रम ने साबित कर दिया कि उसका साम्राज्य झूठ पर नहीं बना था। प्रिया दूसरी ओर एक पत्रकार के रूप में अपनी आवाज वापस पा ली। उसने लिखना बंद नहीं किया, हालांकि अब वह अपनी लड़ाइयों को सावधानी से चुनती थी। उसने अन्य कंपनियों में भ्रष्टाचार, वित्तीय दुरुपयोग और उन मानवीय कहानियों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। हर बार जब वह ऐसा करती, विक्रम उसे चुपचाप पढ़ता और फिर उसकी मेज पर एक संक्षिप्त नोट छोड़ देता। मुझे तुम पर गर्व है। एक रात जब वे निवास के छत पर रात का खाना खा रहे थे, प्रिया ने तारों से भरे आकाश को देखा और धीरे से बोली, तुम्हें पता है मैं कभी कभी क्या सोचती हूं कि सब कुछ बुरा हो सकता था, कि अगर उस रात शादी में तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं अब कहीं और होती, गुमनाम नोट्स लिख रही होती, और तुम अभी भी वह बर्फीले आदमी होते जिससे हर कोई डरता था। विक्रम ने अपना कांटा नीचे रखा और उसे ध्यान से देखा। शायद, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने हिम्मत की, भले ही यह सिर्फ एक साधारण फुसफुसाहट के साथ थी। प्रिया उस पल को याद करते हुए मुस्कुराई जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। दिखावा करो कि तुम मेरे साथ हो, उसने उसकी भारी आवाज की नकल करते हुए दोहराया। और देखो कि सबसे ईमानदार झूठ हमें कहां ले आया, उसने उसे चूमने के लिए झुकते हुए जवाब दिया। हफ्ते बीत गए और उनकी जिंदगी ने एक आरामदायक लय पाली। प्रिया ने अपने लेख लिखना जारी रखा, अब उस स्वतंत्रता के साथ जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। विक्रम ने धीरे धीरे कंपनी में अपनी कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, अपनी भरोसेमंद टीम को और अधिक सौंप दिया। एक सुबह जब प्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी, उसे मतली की एक लहर महसूस हुई जिसने उसे मेज को पकड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शायद यह सिर्फ थकान है, उसने सोचा, लेकिन जब अगले दिन और उसके अगले दिन भी वही हुआ तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। तुम ठीक हो? विक्रम ने एक रात पूछा जब उसने उसे अपना रात का खाना लगभग अछूता छोड़ते हुए देखा। हाँ, बस ज्यादा भूख नहीं है, उसने जवाब दिया। हालांकि उसका दिल एक ऐसी संभावना से धड़क रहा था जिसे वह अभी तक कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एक हफ्ते बाद प्रिया बाथरूम में अकेली बैठी थी, अपने हाथ में छोटी सी चीज को घूर रही थी। दो स्पष्ट और निर्विवाद रेखाएं। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया, आंसू उसके गालों पर बह निकले। यह दुख नहीं था, बल्कि डर और खुशी का एक अवर्णनीय मिश्रण था। उस रात विक्रम घर आया और प्रिया को बिस्तर के किनारे एक ऐसे भाव के साथ बैठा पाया जिसे वह पढ़ नहीं सका। क्या हुआ? उसने तुरंत चिंतित होकर पूछा। तुम बीमार हो? तुम्हें चोट लगी है? प्रिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में वह गर्भावस्था परीक्षण था। विक्रम ने उस चीज को देखा, फिर प्रिया को देखा, फिर वापस उस चीज को देखा। उसे इसे संसाधित करने में कुछ सेकंड लगे। यह मैं गर्भवती हूं, विक्रम। जो खामोशी छाई वह हमेशा के लिए महसूस हुई। फिर धीरे धीरे विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। यह वह छोटी सी मुस्कान नहीं थी जो वह आमतौर पर देता था, बल्कि एक चौड़ी मुस्कान थी जिसने उसके पूरे चेहरे को रोशन कर दिया। हमारा एक बच्चा होने वाला है, उसने फुसफुसाया, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता। प्रिया ने अभी भी बहते हुए आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हमारा एक बच्चा होने वाला है। विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसकी कमर को गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके अभी भी सपाट पेट पर दबाते हुए। नमस्ते छोटे, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिया ने उसके बालों को सहलाया, आंसुओं के बीच हंसते हुए। तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि क्या वह तुम्हें सुन सकता है? कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि वह शुरू से ही जान जाए कि उसे प्यार किया जाता है। उस रात वे एक साथ लेटे। विक्रम का हाथ कभी भी प्रिया के पेट से नहीं हटा। उन्होंने नामों, नर्सरी, डर और उम्मीदों के बारे में बात की। पहली बार विक्रम ने अपने पिता के बारे में एक अलग तरीके से बात की। मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा, उसने धीरे से कहा।
मैं अपने बच्चे को उत्तम होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि वह खुश रहे। प्रिया ने उसका माथा चूमा। तुम पहले से ही उससे अलग हो, तुम बदल गए हो। गर्भावस्था की खबर तेजी से फैल गई। अनिका यह जानने वाली पहली थी और उसकी प्रतिक्रिया एक खुशी की चीख थी जो शायद मुंबई तक सुनाई दी हो। मैं एक बुआ बनने जा रही हूं। उसने प्रिया को इतनी कसकर गले लगाते हुए चिल्लाया कि वह लगभग सांस नहीं ले सकती थी। मैं इस बच्चे को इतना लाड प्यार करूंगी कि वह तुमसे मुझे दूर रखने के लिए कहेगा। विक्रम ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे इसी का डर था, लेकिन उसकी आवाज में एक गर्मी थी जो उसकी गहरी खुशी को धोखा दे रही थी। मीडिया को निश्चित रूप से अंततः पता चल गया। राठौड़ ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी की खबर हफ्तों तक एक गर्म विषय बनी रही, लेकिन इस बार प्रिया ने गपशप को खुद को परेशान नहीं करने दिया। वह अपनी गर्भावस्था के हर पल का आनंद लेने में बहुत व्यस्त थी। महीने आश्चर्यजनक गति से बीत गए। प्रिया ने अपने शरीर को बदलते हुए देखा। पहली किक महसूस की जिसने उसे मुस्कान के साथ आधी रात को जगा दिया, और अजीब इच्छाओं का अनुभव किया जिसने विक्रम को अतार्किक घंटों में कुछ खाद्य पदार्थों की तलाश में शहर का चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें पता है कि वह स्टॉल 10 बजे बंद हो जाता है ना? उसने एक रात कहा जब प्रिया ने दिल्ली में अपनी पसंदीदा दुकान से चिकन कबाब मांगे। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को परवाह नहीं है। विक्रम ने एक आह भरी, लेकिन आधे घंटे बाद वह मांगे गए कबाब के साथ वापस आया। हालांकि उसे स्टॉल के मालिक को जगाना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बलिदान की सराहना करोगी, उसने पैकेट सौंपते हुए कहा। प्रिया ने उसे कृतज्ञता से चूमा। तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा। बच्चे के आगमन की तैयारी ने निवास को बदल दिया। जो कमरा कभी एक खाली अध्ययन कक्ष था, अब नरम रंगों में रंगा हुआ था, खिलौनों और बच्चे के सामान से भरा हुआ था, जिसे अनिका ने ध्यान से चुना था, जिसने एक अत्यधिक उत्साही डेकोरेटर की भूमिका संभाली थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है? प्रिया ने एक दिन कहा जब उसने गुड़ियों के बढ़ते ढेर को देखा। मेरे भतीजे के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, अनिका ने दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन सारी खुशी के पीछे चिंता के क्षण थे। एक रात प्रिया एक बुरे सपने से हांफते हुए जागी। उसने राजेश मेहरा, उसकी गर्दन पर चाकू, खून का सपना देखा था। विक्रम ने उसे तुरंत गले लगा लिया। तुम सुरक्षित हो, उसने फुसफुसाया। वह जेल में है, वह तुम्हें फिर कभी छू नहीं पाएगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन सामान्य होने में लंबा समय लगा। उस अनुभव का आघात बस यूं ही नहीं चला गया था। हालांकि अब उसके पास आगे देखने के लिए एक बड़ा कारण था। A17 जब उसकी गर्भावस्था 7वें महीने में पहुंची तो प्रिया ने अपने काम से अस्थायी रूप से छुट्टी लेने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। एक ऐसी महिला जिसने हमेशा खुद को अपने करियर के माध्यम से परिभाषित किया था, लेकिन जब उसने अपने पेट के अंदर से एक जोरदार किक महसूस की तो वह जानती थी कि सुर्खियों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थीं। मैं वापस आऊंगी, उसने अपने प्रधान संपादक से कहा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उसके बॉस ने, जो उसकी सफलता देखने के बाद एक संशयवादी से एक समर्थक बन गया था, समझदारी से सिर हिलाया। हम तुम्हारी मेज को बचा कर रखेंगे। जन्म से पहले के दिन प्रत्याशा और चिंता से भरे थे। विक्रम, जो व्यवसाय में हमेशा इतना नियंत्रित था, एक चलता फिरता नसों का बंडल बन गया था। उसने गर्भावस्था के बारे में हर किताब पढ़ी जो उसे मिल सकती थी, हर जन्म तैयारी कक्षा में भाग लिया, और यहां तक कि एक गुड़िया पर डायपर बदलने का अभ्यास भी किया, जब तक कि प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। तुम्हें पता है कि असली बच्चा हिलेगा, है ना? उसने उसे छेड़ा। मैं सभी संभावनाओं के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं, उसने गंभीरता से जवाब दिया। जिस रात पहला संकुचन आया, विक्रम प्रिया से ज्यादा घबरा गया। वह इधर उधर भागता रहा, हफ्तों पहले पैक किए गए बैग को इकट्ठा करता रहा, बार बार जांचता रहा कि कार तैयार है या नहीं, और अपनी हड़बड़ी में जूते पहनना लगभग भूल गया। विक्रम, प्रिया ने संकुचन के बीच शांति से कहा, सांस लो। वह रुक गया और उसे देखा। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? क्योंकि हम में से किसी एक को होना है। अस्पताल में घंटे धीरे धीरे बीत गए। प्रिया ने विक्रम के साथ दर्द की लहरों को पार किया, जिसने कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अनिका चिंता से बाहर इंतजार कर रही थी, हर 5 मिनट में प्रगति पूछते हुए संदेश भेज रही थी। और फिर सुबह के शुरुआती घंटों में एक बच्चे के रोने ने खामोशी को तोड़ दिया। बधाई हो, डॉक्टर ने एक मुस्कान के साथ कहा। आपके यहाँ एक स्वस्थ बेटा हुआ है।
विक्रम ने उस छोटे से प्राणी को देखा जो एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ था, और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे शब्द नहीं मिले। आंसू उसके गालों पर बेशर्मी से बह निकले जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया। वह उत्तम है, उसने फुसफुसाया। प्रिया थकी हुई लेकिन उज्जवल अपने पति को देखकर मुस्कुराई, जो आमतौर पर इतना नियंत्रित था, अब अपने बच्चे को पकड़े हुए रो रहा था। उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं, उसने कहा। विक्रम ने उन छोटी छोटी आंखों को देखा जो अभी भी आधी बंद थीं, और उसकी नाक। वह कई दिल तोड़ेगा। उसे अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और तुम पहले से ही इसके बारे में चिंतित हो। विक्रम अपने आंसुओं के बीच हंसा। मैं अब एक पिता हूं, चिंता करना मेरा काम है। उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्य रखने का फैसला किया। एक मजबूत लेकिन सरल नाम, उनकी उसके लिए उम्मीदों के अनुरूप। अनिका तुरंत अपने भतीजे से प्यार कर बैठी। जब भी वह आती, उसके साथ समय पर एकाधिकार कर लेती। तुम पसंदीदा बुआ बनोगी, है ना? उसने अभी भी सो रहे बच्चे से फुसफुसाया। मैं उसकी एकमात्र बुआ हूं, विक्रम ने याद दिलाया। बिल्कुल, पसंदीदा और एकमात्र। नए माता पिता के रूप में पहले कुछ हफ्ते नींद रहित रातों, गंदे डायपर और आश्चर्य के क्षणों का एक धुंधलापन थे। प्रिया ने खुद को छोटी छोटी चीजों से मंत्रमुग्ध पाया। जिस तरह से आर्य उसकी उंगली पकड़ता था, सोते समय उसकी कोमल खर्राटों की आवाज, उसके बदलते चेहरे के भाव। विक्रम, जिसने कभी खुद को एक हैंड्स ऑन पिता के रूप में कल्पना नहीं की थी, ने खुद सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह आधी रात को खिलाने के लिए उठता, बिना शिकायत के डायपर बदलता और घंटों बस अपने बेटे को कम न होने वाले आश्चर्य के साथ देखता। तुम बदल गए हो, प्रिया ने एक रात कहा जब वे दोनों नर्सरी में बैठे आर्य को सोते हुए देख रहे थे। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। मैं वापस नहीं जाना चाहता कि मैं कौन था। मौसम बदले और आर्य तेजी से बढ़ा, जिससे उसके दोनों माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उसकी पहली मुस्कान ने विक्रम को 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर कर दिया। उसके पहले कदम ने एक उत्सव का कारण बना, जो शायद थोड़ा ज्यादा था। उसका पहला शब्द मां ने प्रिया को खुशी से रुला दिया, जबकि विक्रम ने नाराज होने का नाटक किया कि यह पापा पहले क्यों नहीं था। वह बस सबसे अच्छा बाद के लिए बचा रहा है, प्रिया ने उसे सांत्वना दी। बेशक, विक्रम ने जवाब दिया। हालांकि उसकी आंखों ने उसकी चंचल निराशा को धोखा दिया। पारिवारिक जीवन ने नई चुनौतियां लाईं। विक्रम को अपनी कंपनी की मांगों को अपने बेटे के जीवन में उपस्थित रहने की अपनी इच्छा के साथ संतुलित करना पड़ा। प्रिया धीरे धीरे पत्रकारिता की दुनिया में लौट आई। ज्यादातर समय घर से काम करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने एक साथ सीखा, गलतियां की और उन्हें सुधारा, बहस की और सुलह की। उत्तम नहीं, लेकिन वास्तविक। एक दिन जब आर्य लगभग 2 साल का था, विक्रम उसे पहली बार कार्यालय ले गया। जो कर्मचारी अपने ठंडे और पेशेवर बॉस के आदी थे, वे उसे अपने हाथ पकड़े हुए एक छोटे बच्चे के साथ गलियारे में चलते हुए देखकर हैरान रह गए। यह आर्य है, विक्रम ने अपने कर्मचारियों से परिचय कराया। वह निरीक्षण के लिए यहां है। आर्य ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और एक पतली आवाज में नमस्ते कहा, और कमरे में हर किसी का दिल पिघल गया। प्रिया, जो चुपचाप तस्वीरें लेने के लिए पीछे से आई थी, उस दृश्य को देखकर मुस्कुराई। कौन सोच सकता था कि जिस आदमी को कभी बर्फीला निर्देशक कहा जाता था, वह अब अपने बेटे को काम पर ले जाएगा। जीवन अपनी साधारण चमत्कारों के साथ चलता रहा। मुश्किल रातें थीं जब आर्य बीमार था और उसके दोनों माता पिता बारी बारी से उसकी देखभाल करते थे। निराशा के क्षण थे जब काम और परिवार टकराते थे। शिक्षा, कितनी स्क्रीन टाइम की अनुमति दी जानी चाहिए, कब सख्त होना है और कब नरम होना है, इस पर बहसें थीं। लेकिन अनगिनत खुशियां भी थीं। पहली पारिवारिक छुट्टी, वे समुद्र तट पर गए जहां आर्य ने रेत और लहरों का जादू खोजा। पहला जन्मदिन, जो एक बहुत बड़े केक और बहुत सारे मेहमानों के साथ मनाया गया। रातें जब तीनों बिस्तर पर एक साथ लेटे, तो 3 बात कर दूर हैं तो एक बात कर दी है। कहानियां पढ़ते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। मुझे कभी नहीं पता था कि जिंदगी ऐसी हो सकती है, विक्रम ने एक रात कहा जब आर्य उनके बीच सो गया था। कैसी? प्रिया ने पूछा। पूरी, पूर्ण, पूर। वह मुस्कुराई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। यह उससे कहीं ज्यादा है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। साल बीत गए और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, आर्य 5 साल का हो गया था और स्कूल के लिए तैयार था।
प्रिया ने अपने बेटे को पहली बार स्कूल के गेट पर जाते हुए देखकर आंसू बहाए। एक बैकपैक जो लगभग उससे बड़ा था। विक्रम, जो मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, ने चुपके से अपनी आंखें पोंछीं। वह ठीक हो जाएगा, प्रिया ने कहा। यह अनिश्चित था कि वह अपने पति को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी या खुद को। मुझे पता है, बस वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वे वहां तब तक खड़े रहे जब तक आर्य इमारत में गायब नहीं हो गया, फिर एक सार्थक खामोशी में घर चले गए। उस रात जब आर्य उत्साह से अपने नए दोस्तों और उसने जो कुछ भी सीखा था उसके बारे में बता रहा था, प्रिया और विक्रम ने एक नजर का आदान प्रदान किया जो शब्दों से ज्यादा कहता था। यह वह जीवन था जो उन्होंने एक साथ बनाया था, एक झूठ से सच्चाई तक, दिखावे से सच्चे प्यार तक। एक बरसात की शाम जब आर्य सो गया था और घर शांत हो गया था, विक्रम प्रिया को बगीचे की ओर देखने वाले छत पर ले गया। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी, प्रकृति की एक शांत सिम्फनी बना रही थी। तुम्हें हमारी पहली बात की रात याद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया की शादी में तुम कहीं से भी प्रकट हुए और मुझसे दिखावा करने के लिए कहा। यह सबसे अच्छा निर्णय था जो मैंने कभी किया। उसने उसे अपनी ग्रे आंखों से देखा जो अभी भी उसे सांस लेना भुला सकती थीं। इतने सालों के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह साधारण फुसफुसाहट मुझे यहां ले आएगी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। ठीक कहा, यहां, उस जगह पर जहां मेरे पास वह सब कुछ है जिसका मैंने कभी सपना नहीं देखा था। एक पत्नी जो मेरी सभी कमियों को जानने के बावजूद मुझसे प्यार करती है, एक बेटा जो हर दिन को एक उपहार जैसा महसूस कराता है, एक पूरा परिवार। आंसू प्रिया की आंखों में भर आए, लेकिन वह हंसी। तुम उम्र के साथ ज्यादा रोमांटिक होते जा रहे हो। यह तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे सिखाया है। वे खामोशी में खड़े रहे, बारिश को सुनते हुए और एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते हुए। सालों पहले वे एक झूठे सौदे में फंसे दो अजनबी थे। अब वे दो आत्माएं थीं जो अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थीं। विक्रम, हाँ, धन्यवाद। किस लिए? मुझ पर हार न मानने के लिए, मुझे देखने के लिए जब मैं खुद को नहीं देख सकती थी, मेरे साथ यह सब बनाने के लिए। उसने उसे धीरे से चूमा। हिम्मत करने के लिए धन्यवाद। यह दिखाने के लिए कि जीवन में सफलता और शक्ति से ज्यादा कुछ है। मेरी सच्चाई बनने के लिए धन्यवाद। बारिश गिरती रही, लेकिन वे नहीं हिले। उन्हें जरूरत नहीं थी। उन्होंने इस दुनिया में अपनी जगह एक साथ पाली थी। और जब सुबह पूर्व में आकाश को रोशन करने लगी, तो प्रिया को एहसास हुआ कि उनकी कहानी, जो एक साधारण झूठ से शुरू हुई थी, वह सबसे खूबसूरत सच्चाई बन गई थी जिसे वह कभी जानती थी। कोई और मुखौटा नहीं, कोई और संदेह नहीं, बस एक प्यार जो आग से गुजरा था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकला था। हमारी कहानी के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में लिखें कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया और 0 से 10 तक का स्कोर दें। अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानियां प्राप्त करने के लिए घंटी को चालू करें। और अगर आप अभी भी और चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कहानी पर क्लिक करें। यह आपको पहले मिनट से ही मोहित कर देगी।